सो कोटक बैंक का स्टॉक क्यों नीचे जा रहा है? हमने देखा कि सैटरडे को बैंक का रिजल्ट आया एंड कल करीब करीब 4% के आसपास का फॉल आया कोटक बैंक के स्टॉक में। सो क्या मेजर रीज़न हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। बैंक का जो रिज़ल्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आई मीन काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिव्यूज़ मिल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि रिज़ल्ट अच्छा है, कई लोग कह रहे हैं कि रिज़ल्ट ख़राब है। सो ओवरऑल इस रिज़ल्ट को देखना कैसे चाहिए, सो उसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। जहाँ तक कि ग्रोथ की बात है, सो बैंक का चाहे लोन बुक ग्रोथ हो, डिपॉजिट बुक ग्रोथ हो, बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है उनका। 18% के आसपास की उनकी लोन बुक की ग्रोथ थी, 22% के आसपास की डिपॉजिट बुक ग्रोथ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोटक बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी के ग्रोथ नंबर्स हैं वो मिसिंग थे इतने सारे क्वार्टर से, वो वापस आ गई। सो करीब करीब बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो 35-40% के आसपास ग्रो हुआ था। ऑल्दो उसमें कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से जो गेन होता है बैंक्स को, उसका भी था कोटक बैंक के केस में। बट अदरवाइज आप नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखो, जो कोर इनकम होता है एक बैंक का, एक फाइनेंशियल का, वो भी इनका 32% से ग्रो हुआ है। तो ग्रोथ वाइज तो रिजल्ट बहुत अच्छा था। जो नेगेटिव पॉइंट कोटक बैंक के रिजल्ट में आया है वो है इनके एनपीए नंबर्स को लेकर के। सो इनका जो नेट एनपीए का नंबर है वो करीब करीब 30 बेसिस पॉइंट बढ़ा है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। अगर हम इसको क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस में देखें तो 30 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.30% से इनके नेट एनपीए के नंबर बढ़े हैं। इसके साथ में जो प्रोविजनिंग के नंबर हैं वो करीब करीब 6% बढ़ गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यानी लास्ट क्वार्टर में इनका जो प्रोविजनिंग का नंबर था वो 72% था, इस क्वार्टर में वो करीब 78-79 के आसपास चला गया है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा नेगेटिव सिग्नल गया है मार्केट को कि ये नेट एनपीए के नंबर क्यों बढ़ गए सडनली, और प्रोविजनिंग के नंबर भी बैंक ने सडनली क्यों बढ़ा दिए। बट इसमें क्या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है? मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसमें हमें नहीं देखना चाहिए। आई मीन ये केस एचडीएफसी बैंक के साथ में भी हुआ है। 30 बेसिस पॉइंट से उनका भी सेम नेट एनपीए का नंबर बढ़ा था। बट दोनों ही बैंकों के पास प्रोविजनिंग नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बैंक की प्रोविजनिंग बहुत अच्छी खासी है। सो थोड़ा बहुत स्पाइक आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में मिलेगा। ऑब्वियसली ये कहीं से भी पॉजिटिव साइन तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका एनपीए नंबर बड़ा है तो भी स्टॉक के लिए अच्छा है या बिजनेस के लिए अच्छा है, वो नेगेटिव पॉइंट है। बट क्या उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेना चाहिए? ऐसा नहीं है। बिकॉज बिजनेस वाइज अगर आप देखोगे तो कोटक बैंक कंसिस्टेंटली 15-20% लोन ग्रोथ हिट कर रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ उनकी 20-22% लगातार हिट हो रही है। मार्जिन्स ये अमंग द टॉप 5 बैंक्स में आप इनको देखोगे, हमेशा से इनके मार्जिन्स बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में अच्छे रहे हैं। इनकी कासा बुक जो है वो 60% होती थी एक टाइम पे। एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि लास्ट ईयर इनका जो कासा था वो 60% के आसपास था, अब वो कम होकर के करीब करीब 49% के आसपास हो गया है। तो ये चीज़ें देखने में हमें नेगेटिव लग रही है बट इतनी नेगेटिव है नहीं। बिकॉज बैंक का कासा बुक इसलिए कम हुआ है क्योंकि उनका ज़्यादा फोकस जो है वो टर्म डिपॉजिट की तरफ गया है। जो उनकी एक स्ट्रैटेजी थी एक्टिव मनी करके, जिसमें वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो उनके होल्डर्स थे, जो कस्टमर्स थे, उनको उन्होंने एक ऑप्शन दिया था कि आप अपने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो आइडल पैसा है उसको आप टर्म डिपॉजिट में स्विफ्ट कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, जिस पे आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। सो एक वो ऐसा प्रोडक्ट करके लेके आए थे, एक्टिव मनी। सो इस प्रोडक्ट ने भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ में, जो 22% का उनका डिपॉजिट बुक ग्रोथ हुआ है। ऑब्वियसली उसकी वजह से मार्जिन्स पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा शॉर्ट टर्म में, बिकॉज आप हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा। देन इनका जो अनसिक्योर रिटेल पार्ट है, कुछ नेगेटिविटी उसको लेकर के भी है मार्केट में कि सडनली बैंक माइक्रो फाइनेंस में क्यों जा रहा है, अनसिक्योर्ड लैंडिंग क्यों बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। बिकॉज आप चाहे आईसीआईसीआई के लोन बुक देखो या एक्सिस बैंक का लोन बुक देखो या इंडसइंड बैंक का लोन बुक देखो, हर एक बैंक आज के टाइम पे अनसिक्योर्ड रिटेल लेंडिंग की तरफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। सिर्फ बैंक्स ही नहीं, इवन बड़े से बड़े एनबीएफसीज हों या स्मॉल एनबीएफसीज हों, हर कोई रिटेल अनसिक्योर्ड लोन की तरफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। एंड वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है, इकॉनमी में डिमांड है क्रेडिट की, तो आप क्यों नहीं उस बुक को ग्रोथ करोगे। पास्ट में कुछ एनपीए के नंबर इश्यूज हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी भी रिटेल लैंडिंग नहीं करनी है या अनसिक्योर्ड लैंडिंग नहीं करनी है। हाँ, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है एक लैंडर के लिए कंपेयर टू अगर आप सेफ बोरोइंग करते हो, सिक्योर्ड बोरोइंग करते हो, उसके कंपैरिजन में अनसिक्योर्ड बोरोइंग में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है।
बट अगेन अगर आप उस रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आपके पास वो इंफ्रा है, आपके पास वो एबिलिटी है, आपके पास वो स्केलेबिलिटी है, आपके पास वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, एंड आपके पास वो रिस्क मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो ऑब्वियसली कोई भी बैंक, कोई भी लेंडर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा। एंड वहीं पे कोटक बैंक की ये स्ट्रैटेजी थी कि जो उनकी रिटेल अनसिक्योर्ड लेंडिंग है वो 6-7% थी पिछले साल, एंड उनका ये टारगेट था कि उसको वो आने वाले टाइम में 14-15% यानी कि मिड टीन के आसपास लेके जाएंगे। बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि उनको पता है कि इंटरेस्ट रेट एक टाइम पे जाके बढ़ने कम हो जाएंगे, वहाँ पे डिपॉजिट रेट बढ़ने की वजह से हमारे मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। बट अगर हम अपने अनसिक्योर्ड लेंडिंग को बढ़ा देंगे तो हमारे मार्जिन पे कम से कम इफेक्ट पड़ेगा, एंड हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगी। तो एक ये स्ट्रैटेजी है, एक बिजनेस की एक स्ट्रैटेजी होती है। सो उस अकॉर्डिंग कोटक बैंक एक्ट कर रहा है। और अगर आप कोटक बैंक की हिस्ट्री देखोगे तो इतने सारे सालों से बहुत ही कंजर्वेटिव लेंडर रहा है कोटक बैंक। उनकी एसेट क्वालिटी हमेशा से HDFC के इक्वल में रही है, एंड ये दोनों बैंकों की एसेट क्वालिटी आप चाहे पिछले 20 साल का, 15 साल का कोई भी डेटा देख लो, इकॉनमी में बड़े से बड़े जो डाउन टर्न आए हैं, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो IL&FS क्राइसिस हो, चाहे वो कोविड हो, इन सारे ड्यूरेशन में यही दो बैंक है जिनके एसेट क्वालिटी के नंबर्स हमेशा से अच्छे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी हमेशा ऐसा रहेगा, गारंटी नहीं है ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की, बट एक हम ट्रेंड लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, किस स्ट्रैटेजी से कर रहे हैं। सो आई मीन सिर्फ एक दो नंबर के पीछे हम इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाएं किसी बिजनेस को लेकर के, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है। देन हम डिस्कस करते हैं इसके स्टॉक परफॉर्मेंस के ऊपर। जो एक पॉइंट ये भी होता है कि ICICI बैंक या इंडसइंड बैंक या एक्सिस बैंक क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो उसका रीज़न ये है, ICICI बैंक या एक्सिस बैंक हो, उनमें पिछले कई क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे तो अगर आप 6 पैरामीटर पे एनालाइज करते हो किसी भी बैंकिंग को, वो 6 के 6 पैरामीटर पे आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। वीज़ा वीज़ कोटक बैंक या HDFC बैंक हो, इनका लोन बुक ग्रोथ, डिपॉजिट बुक ग्रोथ आपको ठीक ठाक दिखेगी, बट कहीं ना कहीं मार्जिन्स कभी कम हो जाएंगे, या प्रॉफिटेबिलिटी की जो ग्रोथ नंबर है, प्रॉफिट ग्रोथ नंबर है, वो वैसे नहीं होंगे जैसे ICICI बैंक या एक्सिस बैंक के होंगे। आप अभी भी देखोगे तो ICICI बैंक का प्रॉफिट 40% से ग्रो हुआ है, इंडसइंड बैंक का प्रॉफिट करीब करीब 30% से ग्रो हुआ है। वीज़ा वीज़ कोटक बैंक, HDFC बैंक का जरूर इस क्वार्टर में अच्छा हुआ है, बट इससे पहले के क्वार्टर में इनके नंबर्स उस तरीके के नहीं रहे हैं, स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स। सो मार्केट हमेशा उस बिजनेस को, उस स्टॉक को रिवॉर्ड करेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स पे अच्छा कर रहा होगा। तो अभी अगर स्टॉक गिर भी रहा है तो आई मीन एज एन इन्वेस्टर अगर आप मेरे से भी पूछोगे, ऑल्दो मैं इनमें से किसी भी बैंक में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट एज एन इन्वेस्टर जस्ट अगर हम डिस्कस करें तो मेरी भी पर्सनल चॉइस रहेगी कि मैं ऐसे स्टॉक के साथ जाऊं जो ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर पे अच्छा कर रहा है, कंपेयर टू किसी ऐसे स्टॉक के साथ जो 3-4 पैरामीटर पे अच्छा कर रहा है। ऑल्दो मुझे पता है वो सेफ़ है, वो बिज़नेस सेफ़ है, एंड आने वाले टाइम में भी वो बिज़नेस को कुछ होने नहीं वाला है, बहुत एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, बट एज एन इन्वेस्टर मुझे तो ग्रोथ चाहिए, मुझे मेरा पैसा बनाना है, मुझे मेरा वेल्थ क्रिएट करना है। तो ऑब्वियसली मेरी प्रेफरेंस ऐसे स्टॉक्स ही रहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर पे अच्छा कर रहे हैं अभी करंटली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है समझना, किसी भी स्टॉक को आप जब भी किसी का स्टॉक एनालिसिस कर रहे हो कि स्टॉक गिर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके पीछे के रीज़न को समझना जरूरी है कि बिजनेस कैसा कर रहा है, ये एक पहलू है, बिजनेस की स्टेबिलिटी एक पहलू है, और मार्केट में ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। अगर आप कोटक बैंक का देखोगे तो एक टाइम पे इसको प्राइस टू बुक 4 आई मीन प्राइस टू बुक ऑफ रेशियो 4 की वैल्यूएशन मिलती थी, और ICICI बैंक 3 से भी कम की प्राइस टू बुक होती थी, करीब करीब 2.5 ही होती थी। आज अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल उल्टा हो गया, कोटक बैंक की प्राइस टू बुक कम होकर 3.3 आ गई है, ICICI बैंक की प्राइस टू बुक करीब करीब 4 के आसपास चली गई है, HDFC बैंक से भी ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रही है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ICICI बैंक की हर एक पैरामीटर पे लगातार अच्छा कर रहा है, एक्सिस बैंक हर एक पैरामीटर पे लगातार अच्छा कर रहा है, सेम इंडसइंड बैंक हर एक पैरामीटर पे लगातार अच्छा कर रहा है। सो इन सारे रीजंस को समझना जरूरी है। तो ये एक छोटा सा हमारा डिस्कशन था कि कोटक बैंक का स्टॉक गिरा है तो क्या बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, बैंक के रिजल्ट में अच्छे रिजल्ट है, ठीक ठाक रिजल्ट है। 2-3 नेगेटिव पॉइंट जरूर है कि NPA के नंबर नहीं बढ़ने चाहिए थे, थोड़ा बहुत बढ़ा है, प्रोविजनिंग बैंक ने बढ़ाई है थोड़ी सी। सो क्या हम उसको ऐसा लेके आने वाले टाइम में NPA के नंबर और बढ़ेंगे, इसके लिए हमें ऑब्वियसली बैंक के नंबर्स को ट्रैक करना पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में।
तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट हाँ मार्केट में क्योंकि ऑप्शंस और ज़्यादा अच्छे अवेलेबल हैं तो ऑब्वियसली पैसा उसी स्टॉक के पास जाएगा जो हर एक पैरामीटर पे अच्छा कर रहा है। सो आई होप आपको ये छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।